नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार और बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला। सोनिया ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश कोरोना से लड़ रहा है, जबकि बीजेपी देश में सांप्रदायिकता और नफरत के वायरस को फैला रही है। सोनिया गांधी ने न सिर्फ बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, बल्कि कोरोना के खिलाफ जंग में मोदी सरकार की रणनीति पर भी हमला बोला। सोनिया ने पीपीई किट की खराब गुणवत्ता पर चिंता जताई, साथ ही कहा कि देश में कोरोना टेस्टिंग अभी बहुत कम संख्या में हो रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन का कोई विकल्प नहीं है। सोनिया ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के पहले फेज में 12 करोड़ बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में सरकार हर परिवार को 7,500 रुपए की मदद दे। सोनिया ने सरकार पर कांग्रेस के सुझावों की अनदेखी करने की बात भी कही है। तो कोरोना की टेस्टिंग कम हुई है। टेस्टिंग, ट्रेस और क्वारंटीन का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई विकल्प नहीं है। देश में टेस्टिंग कम हो रही है, किट और पीपी की सप्लाई भी कम है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत और सांप्रदायिकता का वायरस फैला रहा है। और इस वक्त गृह मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है और इस संबंध में गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनके अंतर्गत 3 मई तक संपूर्ण देश में कुछ एक्टिविटीज पर आवश्यक तौर पर रोक लगाई गई थी। साथ ही वो एरियाज जो हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए तथा कृषि कार्यों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल तक कुछ अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसी श्रृंखला में गृह मंत्रालय ने 21 अप्रैल को अपने पत्र द्वारा सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन्स की बेड साइड अटेंडेंट और केयर गिवर सेवाएं एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शंस की रिचार्ज फैसिलिटी भी एग्जेम्प्ट सेवाओं में शामिल है। जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, ब्रेड फैक्ट्रीज, आटा और दाल मिलों को भी छूट प्राप्त है। गृह मंत्रालय ने अपने 21 अप्रैल के आदेश द्वारा बीज और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के आयात निर्यात संबंधी सुविधाओं को, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र की रिसर्च संस्थाओं को तथा मधुमक्खी उत्पाद एवं शहद संबंधी आवाजाही को छूट दी है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिक फैंस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। लाखों भारतीय मर्चेंट शिपिंग वेसल्स पर काम करते हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि भारतीय सी फेयरर्स लॉकडाउन की वजह से जहाज़ों पर स्ट्रैंडेड हैं या जहाज़ों पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये चिंता भी है कि अन्य देशों के सी फेयरर्स ऐसे जहाज़ों पर भारतीय सी फेयरर्स की जगह ले सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उनके साइन ऑन और साइन ऑफ के लिए 21 अप्रैल को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। लॉकडाउन के एनफोर्समेंट देश में कुछ घटनाओं को छोड़ अधिकांश स्थानों पर संतोषजनक चल रहा है। आर्थिक गतिविधियों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल तक मनरेगा के तहत 1.5 करोड़ से अधिक श्रम दिवस अर्जित हुए हैं। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, वहां गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करवाने में लगी हुई हैं। कई स्थानों पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इत्यादि जो पहले से ऑपरेशनल थी, उसमें भी वृद्धि हुई है। सड़क निर्माण, ईंट भट्टों,
सीमेंट फैक्ट्रीज आदि से संबंधित कार्य भी शुरू हो गए हैं। कई कार्यों में प्रवासी श्रमिकों को भी रोजगार दिया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का फीडबैक लेकर उनको दूर करने के कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में होम सेक्रेटरी ने और सेक्रेटरी डीपीआईटी ने अभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग की। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज परमिटेड है उनको किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाएं और आर्थिक गतिविधियों को गतिशील करे, इस पर भी चर्चा की है। हमारे चिकित्सा क्षेत्र के भाई और बहन बड़ी निष्ठापूर्वक खुद की परवाह किए बिना कोविड-19 से हमें बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। गृह मंत्रालय ने समय समय पर इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सलाह दी है कि सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दें, चाहे वे हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हों, क्वारंटाइन सेंटर में हो या परीक्षण हेतु फील्ड में जा रहे हों। माननीय गृह मंत्री जी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा का आश्वासन दिया। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को पत्र लिखकर सभी राज्यों को कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और आईएमए के लोकल चैप्टर के साथ मिलकर मेडिकल प्रोफेशनल्स को की पर्याप्त सुरक्षा हेतु जो कदम उठाने हैं उनको सुनिश्चित करें। चिकित्सा टीमों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी भी आईएमए के लोकल चैप्टर के साथ साझा करें। इससे स्वास्थ्य कर्मी विश्वस्त होंगे कि वे सुरक्षित हैं। इस संबंध में जिला एवं राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर्स को भी नियुक्त करें जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का निदान कर सके। अगर किसी भी मेडिकल स्टाफ के खिलाफ कोई भी हिंसा या अनुचित व्यवहार की घटना होती है तो दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में जनता में भी जागरूकता पैदा करनी चाहिए। हमारी उम्मीद ये है कि इन सब कदमों से लॉकडाउन सफल रहेगा, एक्टिविटीज सुचारू रूप से प्रारंभ होंगी तथा हम कोविड-19 की चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज। कल से पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो देश में 1409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, which takes our total confirmed cases to 21,393. इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं, वह है चित्रदुर्ग कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इंफॉल वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुडम तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, एसबीएस नगर पंजाब में और साउथ गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। साथ ही माननीय राष्ट्रपति जी ने कल एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को अमेंड किया गया है। इस ऑर्डिनेंस को कहा है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस के किसी भी एक्ट में इंडल्ज ना करे या एपिडेमिक के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस या नुकसान ना पहुंचाए।
अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के साथ वायलेंस कमिट करते हैं या तो उनको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन भी उनके ऊपर लेवी किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई किसी हेल्थ प्रोफेशनल को जो कि एपिडेमिक ड्यूटी में लगे हुए हैं उनके साथ कोई ग्रीवियस हर्ट अगर उनको देते हैं तो उसकी सजा बढ़कर 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है और फाइन भी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक उस पर लगाया जा सकता है। इस एक्ट के तहत किया हुआ कोई भी ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है और नॉन बेलेबल रहेगा। जो भी पर्सन इस एक्ट के तहत कन्विक्ट किए जाएंगे उनको कंपेंसेशन भी पे करने के लिए वे लायबल होंगे और कंपेंसेशन जो हो सकता है वह जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी डैमेज प्रॉपर्टी की या जो लॉस उन्होंने कमिट किया है उसकी ट्वाइस द अमाउंट हो सकता है। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि हमारे जितने भी कोविड योद्धा हैं हमें उनका सपोर्ट लेना है। हमें ये जानना चाहिए कि वह सब हमारे आदर और सम्मान का पात्र हैं। इसके साथ ही आरोग्य सेतु के बारे में हम विभिन्न माध्यमों के जरिए आपसे बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं दिखाना चाहूँगा सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू सर। और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार। सर जानबूझ के थोड़ी। अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक न पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। Today we are also joined by Mr. C.K. Mishra, Director ICMR and Director AIMS। आप सब लोगों को विदित है कि कोविड की इस लड़ाई में, इस महामारी के युद्ध में गवर्नमेंट की तरफ से 11 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए थे गाइडेंस के लिए और उसमें से एक ग्रुप नंबर 2 जिसका मुख्य कार्य है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटीज, डिजीज सर्वेलेंस और टेस्टिंग के विषय में गाइडेंस देना, काम करना। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो हेल्थ मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। इसके अलावा जो हमारा मुद्दा था जिस पर हम बात कर रहे थे, सोनिया गांधी का जवाब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना संकट के समय में भी कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। कार्य तो वो कुछ करते नहीं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको गाली देने का काम करते हैं। सोनिया जी ने कहा है कि ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी नफरत का जहर घोल रहे। कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है। इसलिए हम इनके ऐसे वक्तव्यों की भर्त्सना करते हैं।
तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो कुछ सोनिया गांधी ने बोला उस पर प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संकट के समय सकारात्मक सहयोग करना चाहिए, ऐसे में बांटने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। मैं उनका परिचय एक एक करके करवा दूं। हमारे साथ जफर सैयद इस्लाम साहब बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। उसके अलावा राजीव त्यागी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, और साथ ही तौसीफ खान है तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा सभी मेहमानों से कि पहले मेरे सवाल पर आप तीनों के मैं रिएक्शन लूंगा छोटे छोटे, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पहले सबको मौका दीजिएगा। जफर भाई, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ऐसे समय में जब देश कोरोना से लड़ रहा है, सोनिया गांधी ने कहा है कि बीजेपी सांप्रदायिकता और नफरत के वायरस को फैला रही है। देखिए पंकज जी, अगर आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस ने इतने साल राज किया देश में सिर्फ एक वजह से कि वो समाज को कहीं ना कहीं तोड़ने में कामयाब होती थी। आज समाज एकजुट है, इसलिए कांग्रेस की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है। इसलिए कि समाज अब वो नफरत की राजनीति खत्म हो चुकी है, समाज को जो तोड़ने वाली राजनीति खत्म हो चुकी है। अब समाज को एक साथ एकजुट होकर देश के हित में, देश में चिंतित के बारे में चिंता करने वाली सरकार है, और एक ऐसी सरकार है जो सबको एक साथ लेकर चलने वाली है। और खासकर ऐसे जब संकट के समय में कांग्रेस राजनीति कर रही है, जबकि पूरे देश एकजुट होकर प्रधानमंत्री के साथ पीछे खड़ा है, इसलिए कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो ना तो धर्म, न जात, न पात, न समुदाय, न कोई धर्म को देख के तो किसी धर्म और जात में बांट रहे हैं, समाज को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को कहीं तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, कभी पॉलिटिक्स कर लीजिएगा, आज पॉलिटिक्स का दिन नहीं है। चलिए जफर भाई, मैंने आपकी बात सुन ली। करूंगा राजीव त्यागी भी, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने सारी बातें जफर इस्लाम की सुनी होगी। अभी आपने हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तमाम चीजें जो सरकार की तरफ से की जा रही हैं, कैसे सभी दरवाजे धीरे धीरे खोले जा रहे हैं और कितने मरीज ठीक हुए हैं उनका पूरा ब्यौरा है, और कितने पीपीई किट्स मंगवाए गए, कितने टेस्ट हो चुके हैं। बावजूद उसके सोनिया गांधी आरोप लगा रही हैं। देखिए पंकज जी, ये तो एडिटोरियल लाइन होगी इंडिया टीवी की कि क्या चलाना क्या नहीं चलाना है। सोनिया गांधी जी ने यदि ये कहा है कि नफरत का वायरस फैलाने का भारतीय जनता पार्टी कर रही, तो मिसेस गांधी ने ये भी कहा है कि देश में 12 करोड़ लोगों की रोजगार चले गए। देश में गरीब लोगों को 7,500 रुपए प्रति माह मिलने चाहिए। जनधन खाते खुलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, 500 रुपए प्रत्येक जनधन खाते में सरकार की तरफ से भेजे गए। यदि 30 दिन से डिवाइड कर लें उसको, तो और 5 परिवार है, 3 रुपए 33 पैसे प्रति व्यक्ति एक दिन में मिलते हैं, जो चिंता का विषय है। अगर 7,500 की बात करेंगे तो 50 रुपए रोज के एक व्यक्ति को मिलेंगे। तीसरी बात जो सोनिया गांधी जी ने कही कि देश के किसानों के साथ एकजुट होकर खड़ा होने की तैयारी करनी चाहिए। एमएसएमई सेक्टर जिस तरह से बैठ गया उसको बेहतर करने के लिए सरकार को टैक्स देना चाहिए। और 5वीं विशेष बात सोनिया गांधी जी ने ये कहा है कि मिडिल क्लास के लोगों का जिस तरह से रोजगार छिन रहा है, जिस तरह से उनकी सैलरी कट्स हो रही है, वो चिंता का विषय है। मुझे पता चला है कि बहुत सारे टूरिज्म से लेकर के, होटल से लेकर के जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सब अपना पैकेज काटने का काम कर रही है, तनख्वाह काटने का काम कर रही है और लोगों को निकाल रही है। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि लोगों को निकालना नहीं देना चाहिए, एक ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए सरकार को, देश की सरकार को, कि कोई भी उद्योगपति देश के मिडिल क्लास को, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको ना तो निकाल पाए ना उनकी सैलरीज को घटाने का काम करे। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री के पास बहुत सारा चलिए मैंने आपको पहले ही कहा था राजीव त्यागी की पहले धीरे धीरे मैं सब मेहमानों के पास जाऊं। तंज से शुरुआत करने की आपकी आदत है, वो बदली नहीं है अभी तक आपने आदत। खैर सही बात है। राघव चड्ढा, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप ये बताइए, जो बात सोनिया गांधी ने कही है, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजीव त्यागी, अब जरा दूसरों को सुन लीजिए, जरा दूसरों को सुन लीजिए प्लीज, जरा दूसरों को सुन लीजिए, जरा दूसरों को सुन लीजिए। 1 मिनट राजीव त्यागी, मैं आऊंगा, मौका मिलेगा आपको, चिंता ना कीजिए, चिंता ना कीजिए, आऊंगा मैं आपके पास। जरा शुरुआत करने दीजिए, बाकी लोगों के पास आने दीजिए मुझे। राघव चड्ढा, अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि किस तरह से धीरे धीरे तमाम दरवाजे खोले जा रहे हैं, कैसे दालों की सप्लाई और कैसे तमाम जो जरूरियात की चीजें उनकी सप्लाई शुरू हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि जो बातें सोनिया गांधी ने आज कही हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सांप्रदायिकता और नफरत का वायरस फैला रही है, कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, हमारा शुरुआत से एक ही चीज कहना रहा है, मानना रहा है कि ये एक आपदा का समय है। इस समय पूरा देश एक जंग लड़ रहा है और ये जंग हम किसी
दुश्मन देश से नहीं बल्कि एक महामारी से लड़ रहे हैं, जिस महामारी का नाम है कोरोना। और इस दौर में, इस आपातकाल परिस्थितियों में राजनीति ना भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए और ना ही कांग्रेस को करनी चाहिए। राजनीति नहीं, यदि आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे दीजिए, हमें देना चाहे हमें दे दीजिए, केंद्र सरकार को देना चाहे उन्हें दे दीजिए, लेकिन राजनीति का मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति, कोई भाजपा का कोई नेता क्यों ना हो, भाजपा के किसी जुड़े हुए संस्था का नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, गैर राजनीतिक व्यक्ति भी हो, यदि वो व्यक्ति धर्म के नाम पर कुछ उल जलूल अफवाहें उड़ा के सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ पुलिस को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जहां अफवाहें फैलाने का बाजार भी एकदम गर्म है। तौसीफ खान, ब्रेक से पहले मैं आपके पास नहीं आ पाया था। आप ये बताइए, जिस तरह से लॉकडाउन जो है वो 3 तारीख तक बढ़ाया गया और अब धीरे धीरे जो रास्ते खोले जा रहे हैं, तमाम जो चीजें, जो जरूरियात की चीजें हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो चालू की जा रही हैं, सरकार जिस तरह के प्रयास कर रही है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम सरकार तो प्रयास कर रही है, हर तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन हमेशा देखिए सोसाइटी में कुछ बैड एलिमेंट्स रहते हैं। अभी जैसे बहुत अच्छी बात कही थी बीजेपी के नेता ने कि हमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए ऐसे वक्त पे, कोरोना के वक्त में जब देश को बांटना नहीं चाहिए। तो सवाल उठता है कि पलघर, महाराष्ट्र में पलघर लिंचिंग को लेकर के गलत बयानी कौन कर रहा है? उसमें अक्यूज्ड और विक्टिम दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं, लेकिन उसको लेकर के अनाप शनाप कौन बक रहा है? तो जो लोग बक रहे हैं वो लोग देश को बांटने की काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी तो वो बात नहीं बोल रही। तो सरकार को चाहिए, होम मिनिस्ट्री को चाहिए कि ऐसे लोगों के पीछे पड़े और उनको बोले कि तुम देश को बांटने का काम बंद करो। अभी सारा देश, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री के पीछे सारे लोग खड़े हैं और हर कोई अपना सजेशन दे रहा है। उस सजेशन में सोनिया गांधी ने भी कुछ सजेशन दिए हैं, सरकार को कंसिडर करना चाहिए अगर वो अच्छी सजेशन है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सोनिया गांधी ने कहा था कि 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट है, इसको फिलहाल आप सस्पेंड कर दें, इस रुपए को यूटिलाइज कीजिए नए हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो अगर सरकार को समझ में आता कि हाँ ये सही सुझाव है तो वो उस पर काम करें। अगर कहीं पे कोई आदमी इन सारे मामला में लेकर के कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो उसे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। हर नेता यही बोलेगा कि आप पॉलिटिक्स मत कीजिए, हम सब एक साथ खड़े रहेंगे। चलिए, अब आपने जो सवाल उठाया है तौसीफ खान, उस पर जफर इस्लाम से जवाब ले लेते हैं। प्रधानमंत्री के साथ जफर इस्लाम, लगातार प्रधानमंत्री ने बात कही है, बीजेपी के भी तमाम नेता ये बात करते हैं कि सजेशंस जो हैं वो मिलने चाहिए, और अगर सोनिया गांधी कोई सजेशन दे रही है तो उस पर एतराज क्यों नहीं सुना जा रहा? देखिए, ये कहना तो बड़ा गलत सुझाव नहीं ले रहे हैं। जब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सुझाव जिसको भी देना है, हर देशवासियों को इसकी आज़ादी है कि वो सुझाव जो भी बेहतर समझे, उनके दिमाग से समझ में आता है कि ये बेहतर सुझाव है तो सरकार को देना चाहिए। सरकार रिसेप्टिव भी रहती है। आप नामो ऐप पे डाल दीजिए, आपको कई और साधन है, आप लिख के भेज सकते हैं पीएमओ में और अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, जहां भी चाहिए आप। जरा सा भी ऐसी दम है कि वो देश के हित में है और देशवासियों के हित में, तो जाहिर है सरकार सुनेगी। लेकिन ये कहना कि सरकार नहीं सुन रही है गलत है, बल्कि हम तो और कहते हैं कि सरकार बार बार कहती है कि आपके पास अच्छे सुझाव हैं तो आप जरूर भेजिए सरकार को, और प्रधानमंत्री हर बार अपील करते हैं देशवासियों से कि आप भेजिए, लेकिन राजनीति इस पे नहीं करते। मैं जफर इस्लाम आपके पास आता हूं। राघव चड्ढा, जो बात जफर इस्लाम कह रहे हैं उससे आप एग्री करते हैं? क्योंकि लगातार जो है वो स्टेट और सेंट्रल की कोऑर्डिनेशन की बात प्रधानमंत्री ने कही है। क्या आपको लगता है, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, चूंकि आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, यानी कि हमारी पार्टी और उनकी पार्टी में बहुत राजनीतिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, हमारे काम करने का तरीका अलग है। और यहाँ तक कि मैं कहूँ कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की परंपरागत जो एक राजनीति रही है, उसका खात्मा कर एक वैकल्पिक राजनीति को देश में स्थापित करने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। लेकिन ये परिस्थितियां राजनीति की परिस्थितियां नहीं है, और आप देख रहे हैं कि कैसे लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार के चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और हम अपने सुझाव लगातार केंद्र सरकार को दे रहे हैं, हमारे सुझावों पर केंद्र सरकार अमल भी कर रही है। उनकी तरफ से कुछ सुझाव आता है तो हम उसे लागू करते हैं। आप देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल हो, दिल्ली पुलिस हो,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, सब मिलकर दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे हैं और हम मिलकर उनके साथ काम कर रहे हैं। ये कंधे से कंधा मिलाकर इस आपातकाल से लड़ने की एक कोशिश चल रही है और ये केवल पार्टियों के साथ आने से भी नहीं होगा, सरकारों के साथ आने से भी नहीं होगा सौरभ जी। ये इसमें हमें जनता को जोड़ना पड़ेगा और जनता भी पूरी तरीके से जब इस सरकार बिल्कुल ऐसी कठिन स्थिति में जनता की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे राजीव त्यागी से भी। राजीव त्यागी, हम तमाम जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहां भले ही कांग्रेस की सरकारें भी हों, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, राजस्थान की मैं बात करूं, उसके अलावा जहां जहां आपकी सरकारें हैं, तमाम लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेट के कह रहे हैं कि सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, शायद देश को भी ये बात बहुत पसंद आ रही होगी। भले ही राजनीतिक तौर पर अलग अलग पार्टियां हों, लेकिन सब मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, शुरू से मैंने हमेशा ये कहा कि पूरे देश को एकजुट रहने की जरूरत है, लेकिन विपक्ष का एक दायित्व है कि जो लोगों की परेशानियों का सबब बन रही है जो चीजें, उनको सरकार के समक्ष रखना। अभी मैंने एक ट्वीट देखा है मेरे एक साथी का, पत्रकार बंधु का, कि उनके संस्थान में 25% की कटौती उनकी तनख्वाह में कर दी गई है। जिस बात को मैं उठा रहा हूं पंकज जी, उसका बहुत ही मायने रखते हैं। कारण ये है, बहुत सारे स्कूल अभी भी बसेस के फीस ले रहे हैं, बहुत सारे स्कूल अभी भी 3 महीने की फीस ले रहे हैं। तो इन सबको तो सरकार ही ठीक करेगी ना, विपक्ष का दायित्व है चीजों को उठाना। मैं अगर किसानों के पक्ष में बोल रहा हूँ, दिहाड़ी मजदूरी के पक्ष में बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास के पक्ष में बोल रहा हूँ, देश के जितने भी एमएसएमई सेक्टर के हमारे मजदूर हैं या उनके जितने भी हमारे चलाने वाले हैं, 4 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर को चलाते हैं, उन सबके पक्ष में बोल रहा हूँ, छोटे दुकानदारों के पक्ष में बोल रहा हूँ। उसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि यही लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे, देश की इकोनॉमी को बेहतर करने का काम। राजीव जी, एक बात का जवाब दीजिएगा जरा। अब जैसे जैसे ये जो महामारी है पूरी दुनिया के लिए एकदम नई चीज थी, भारत भी उससे लड़ रहा है, आप सब लोग एक दूसरे को सहयोग भी कर रहे हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है इस बात से। अब जैसे डॉक्टर्स और जो फ्रंटलाइन हमारे वॉरियर्स हैं, उनके लिए अब ये तय कर दिया गया है, कानून एक तरह से बना दिया गया है कि अब अगर उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आई तो 3 महीने से लेकर 5 साल की सजा होगी, और अगर गंभीर होता है मामला तो फिर वो 6 महीने से लेकर 7 साल तक हो सकती है। तो यानी जो जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो जो सजेशंस हैं, उनको सरकार एक एक करके संभालती जा रही है। इससे इत्तेफाक रखते हैं? सरकार को देखिए, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो चिकित्सा कर्मियों पे हमला करे उन पे एनएसए भी तामील होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फ्रंट लाइन बैरियर हैं। लेकिन एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम नियम बदलाव करके चिकित्सा कर्मी हम सुरक्षित करेंगे, दूसरी तरफ ये आज का ही पत्र है पंकज जी, आज 23 अप्रैल है, जिसमें सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने बकायदा 1 साल का महंगाई भत्ता चिकित्सा कर्मियों का काट दिया है। महंगाई भत्ता 1 साल का उड़ा दिया चिकित्सा कर्मियों का, जो हमारे फ्रंटलाइन बैरियर्स हैं। क्या ये अच्छी बात होगी? क्या चिकित्सा कर्मियों की तनख्वाह डबल होनी चाहिए और उनका महंगाई भत्ता 1 साल का हम खत्म कर दें, तो ये क्या अच्छी बात होगी? जफर इस्लाम, जवाब दीजिए। उठाता हूं तो लोगों को बुरा लगता है। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि सरकार के बारे में अगर फिर से बुराई करने में लग गए। देखिए राजीव जी, ऐसे हालात में देश के पास जब रिसोर्सेज के, आपको ये पता है कि जो रेवेन्यू साइड, नहीं सुन लीजिए, रेवेन्यू जो है, आपको ये पता है कि पिछले कई महीने से रेवेन्यू, आपको मालूम है कि एक्सपेंडिचर भी सरकार का बढ़ गया है। हर तरह के जगह पर, हर जगह पर एक्सपेंडिचर करना है, इसलिए कि जो जरूरत की चीजें सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार कर रही है। ऐसे में सबकी सहायता और सबका जो है सपोर्ट चाहिए रहता है देश के हर लोगों के लिए। लेकिन जहां तक आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको ये जान के अच्छा लगेगा, ये इस सारे डिसीजन का वेलकम किया है हमारे जितने फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उन्होंने वेलकम किया इसलिए कि वो बड़े दिल से, उनका दिल बड़ा है, आपका दिल छोटा है, आपके पार्टी के लोगों का दिल छोटा है, आपके पार्टी के मुखिया का दिल छोटा है, इसलिए इस वक्त भी वो राजनीति करते हैं। जफर इस्लाम, अगर कोई सजेशन कांग्रेस पार्टी देती है तो उससे आपको गुरेज क्यों है? क्यों नहीं सजेशन को वेलकम किया जाता? सोनिया गांधी ने जो बातें कही हैं, अगर कुछ बातों से आपको एतराज है, लेकिन कुछ बातें तो सही भी कही होंगी उन्होंने। नहीं, कोई हमें देखिए, कोई सही, मैंने आपसे पहले ही कहा ओपनिंग रिमार्क्स में, अगर वो ये कह रही हैं कि पीपीई किट्स जो है उनको बढ़ाया जाए, टेस्टिंग जो है सबकी होनी चाहिए, तो उसमें क्या गलत बात है अगर वो ये बात कह रही हैं? देखिए, अगर कोई आदमी कोई सुझाव देता है तो उसका एनालिसिस भी करता है। अगर एनालिटिकल माइंड नहीं है तो आप सुझाव मत दीजिए, तब आपके बस का नहीं सुझाव।
एक दिन में सारे लोगों का टेस्ट हो जाए, शायद कोई बुद्धि भ्रष्ट इंसान ही बोल सकता है। हाँ, तेजी से टेस्ट बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहा है सर। जितनी आपके रिसोर्सेज है, सडनली सब दुनिया के सब जगह मुल्कों में ऐसी डिमांड आई है। पीपीई किट क्या पूरी दुनिया में हर जगह सप्लाई हो रही है? अरे जाहिर है कि दो ही कंट्री है जो सप्लाई कर रही है, चाइना और कोरिया। चलिए जफर इस्लाम एक एक करके मुझे सबसे बात करनी पड़ी है। स्काइप के जरिए आप हमसे जुड़े हैं तो थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम जरूर आती है। मैं राजीव त्यागी इस पर आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले राघव चड्ढा जरा आप बताइए। आज भी एक वीडियो हमने दिखाया है, एलएनजेपी की डॉक्टर्स और वो जो सिस्टर्स हैं, वो तमाम नर्सेज जो हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि अभी भी उनके साथ बदतमीजी हो रही है और शर्मनाक घटनाएं अभी भी हो रही हैं डॉक्टर्स के साथ। उसको कैसे इंश्योर करेंगे कि ये हरकतें ना हो? देखिए, बेहद दुखद है और हमारे समाज के जो ऐसे मैं कहूँ असामाजिक तत्व हैं, जो आज के समय जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन्हीं पर हमला कर रहे हैं, उनसे बदसलूकी कर रहे हैं। उनको ये बात समझनी होगी कि ये केवल गैर कानूनी ही नहीं है, ये समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ है। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो रही है, उचित दंड दिया जाएगा, उनके ऊपर आईपीसी की तमाम धाराएं लगाकर उनको काल कोठरी में बंद किया जाएगा। वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक बड़ा प्रश्न जो इससे निकल कर आता है वो है कुछ लोगों की मानसिकता को लेकर। आज यदि हम उन लोगों को जो अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने घर परिवार के लोगों की जान की बाजी लगाकर ओवर टाइम कर 16, 17, 18 घंटे अस्पताल में काम कर रहे हैं ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके, उनके साथ अगर ऐसी बदसलूकी होगी तो कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे समाज का फेलियर है। और मुझे लगता है कि हमें इसकी जागरूकता भी फैलानी चाहिए और हमको बढ़ चढ़ के अपने मेडिकल स्टाफ का प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। सरकार अपने स्तर पे कर रही है, लेकिन सरकार के बाहर भी ऐसे बहुत लोग हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो। राघव चड्ढा, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सरकार आपकी ये सख्ती दिखानी पड़ेगी, तो सख्ती क्यों नहीं दिखा रहे आप? नहीं, सख्ती बिल्कुल दिखाई जा रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं पूरी देश में अन्य जगहों से आपको सुनने में आती है, मार पिटाई की तक आती है। दिल्ली के अंदर तो इकलौता ऐसा वाकया है जो नजर आया है और इस पर भी सख्त कार्रवाई करी जा रही है। हमारे जितने अस्पताल है उन्होंने में आज तक ऐसा कोई वीडियो या ऐसी कोई कंप्लेंट सामने नहीं आई, आज ही आई है और उस पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को आदेश दे दिए गए हैं सख्त कार्रवाई करने की। 0 टॉलरेंस है इस केस में। ये तो वही बात हो गई कि कोई सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पे दुश्मन देश से लड़ रहा है और कोई वहां के आस पड़ोस वाले उस सैनिक को परेशान कर रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं, उसे पकड़ के पीट रहे हैं। ये तो हमारे देश की, मैं कहूँ, ये तो इस समय फौज से भी ज्यादा मैं कहूँ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। बिल्कुल। भी व्यक्ति तौसिफ खान, अगर जो स्टेट सेंटर का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कोरोना जैसे वायरस से लड़ने के लिए, क्या आपको लगता है वो प्रॉपरली हो रहा है? देखिए, शुरू में अगर कम्युनिकेशन गैप होता है तो लगता होगा कि हाँ कोऑर्डिनेशन नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हाँ टीम यहाँ पे है, विजिट में है, वो लोग भी विजिट कर रहे हैं और टीम के अलावा जो स्टेट के भी ऑफिशियल्स हैं वो भी विजिट पे हैं हर जगह। देखिए, अभी हमारे लिए जरूरी ये है, जो एक तरह से पब्लिक का भी मांग है और सरकार ने भी मांग किया है कि अब हमें टेस्टिंग बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करना। अब एक दुश्वारी इसमें यह है कि जो एंटीबॉडी, रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग करते थे उसको अभी फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दिया गया आईसीएमआर की तरफ से। उसमें दुश्वारी आ रही थी, तो उसमें हम फिर से क्या तकनीकी परेशानियां हैं उसको कैसे हम ठीक करके दोबारा उसे चालू कर सके, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास या एक एवरेज इंडियन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो खुद से वॉलंटरीली जाकर के अपने आप को बोले कि मैं टेस्टिंग करवाऊंगा, क्योंकि टेस्टिंग किट का दाम ही इतना ज्यादा है, 4,500 प्लस टैक्सेस। तो ये जैसे इस तरह की बातें हैं, जैसे अब सोनिया गांधी ने एक बात कही थी कि आप पर हर फैमिली को 7,500 रुपए करके बैंक में ट्रांसफर कीजिए। तो ये सब सच में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जनता को। अगर ये पॉसिबल है सरकार के लिए तो उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर बिल्कुल मैं इस पर जवाब लूंगा जफर इस्लाम से, लेकिन राघव चड्ढा आप जल्दी से अपनी बात कहिए, फिर मेरे को राजीव त्यागी के पास जाना है। आप बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए कोई सुझाव जो आज आप बता रहे हैं कांग्रेस के एक नेता ने दिए, वो सारे लोग एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, आईसीएमआर के अध्यक्ष हैं, दिल्ली सरकार के अफसर हैं, हमारे मुख्यमंत्री हो, मंत्रीगण हो, सब लोग लगातार एक ही बात कह रहे हैं, जांच ज्यादा हो, पीपीई किट्स पर्याप्त मात्रा में हो, और ये सारी चीजें मुझे लगता है सरकार को मालूम है, सरकार इस पे काम भी कर रही है। जहां तक जांच की बात है, देखिए इस बीमारी से लड़ने का केवल एक ही इलाज है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने कहा था कि अगर कोरोना बीमारी से लड़ना है तो आपको केवल एक ही चीज करनी है, वो है जांच और जांच।
जितने ज्यादा लोगों की जांच होगी उतना पता लगेगा कि कोरोना का प्रकोप कितना फैल चुका है और कैसे उस पर काबू पाना है। राजीव त्यागी, बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि इंटरनेशनल एजेंसी है, वो अमेरिका बेस्ड इंटरनेशनल एजेंसी है, वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कोरोना वायरस को हैंडल किया है वो एक मिसाल है। 80% से भी ज्यादा अंक उन्हें मिले हैं। दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो -3 में जा रहे हैं। दूसरी तरफ बिल गेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना जैसे संक्रमण को हैंडल किया है भारत ने, इंडिया ने। राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि ये विजय का भाव जो है, देखिए राहुल गांधी जी मार्क्स देंगे तभी इनको वैलिड होगा इनके लिए। मैं आता हूं, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं भाई से। बोलूंगा पंकज भार्गव जी, अगर आप डिबेट कंडक्ट करा रहे हैं तभी बात करेंगे। जरा सुन लीजिए जफर इस्लाम। राजीव त्यागी बोलिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, जफर इस्लाम साहब, आपने एक बात कही कि कहना उसका देश की सरकार के पास संसाधनों का टोटा है, तो मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना वायरस के संक्रमण से हमें दूतरफा लड़ना पड़ेगा। एक तो स्वास्थ्य सेवाओं से पे लड़ना पड़ेगा, दूसरा में आर्थिक मुद्दों पे लड़ना पड़ेगा। जनवरी में जब कोरोना वायरस का 30 जनवरी को पहला केस आया तो सरकार को उस वक्त ही जागना चाहिए था, उसी वक्त से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। 30 जनवरी तक जो सरकार के आंकड़े मैं तो आपके पास प्रस्तुत कर देता हूं। 11 वर्ष में सबसे कम जीडीपी थी, 4.7% पे आ गई थी। 60 वर्ष में सबसे कम प्राइवेट कंजम्पशन था। 17 वर्ष में नए निवेश सबसे कम स्तर पर थे। खेती की ग्रोथ रेट 4 वर्ष में सबसे कम थी, जो 2.8% पे आ गई थी। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो कर्ज लेने की जो प्रवृत्ति है लोगों में, एग्रीकल्चर क्रेडिट एक साल में 2019 के मुकाबले 2020 में करीब 6.5% पे आ गया था। इंडस्ट्री क्रेडिट 2.5% पे आ गया था। सर्विसेज का क्रेडिट जो 23.9% 2019 में हुआ करता था, वो घट करके 8.9% पे आ गया। मैंने आंकड़े इसलिए प्रस्तुत किए क्योंकि मेरे साथी बैंकर रहे हैं, WHO से लेकर के। चलिए वो जवाब लेते हैं। राजीव त्यागी, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया आपने। मैंने इंटरनेशनल एजेंसी की बात की, मैंने बिल गेट्स की बात की, उसका भी जवाब दे दीजिए। उसी पे आ रहा हूं। देखिए मैं जरा जवाब जफर इस्लाम आ रहा हूं मैं आपके पास, जरा राजीव त्यागी की बात कंप्लीट हो जाए। कोई संस्था निश्चित रूप से अगर हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बेहतर बात कहती है तो अच्छी बात है, बेहतर बात कहती है, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं जिसमें कि IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, फ्रिक्स भी है, मूडीज भी है और आपके क्या नाम से मैकेंजी भी है, KPMG भी है, उन सबका आकलन ये करीब देश को 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए इकोनॉमिक स्लो डाउन से निकलने के लिए। ये चिट्ठी है जो 800 वैज्ञानिकों ने देश के लिखी थी और ये कहा था देश में टेस्ट होने चाहिए। टेस्टिंग कितनी क्वालिटी खराब है, सभी राज्य इस बात को कह रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के, अन्य दल के हो। चलिए राजीव त्यागी, हम समझ गए आपकी बात, जरा जवाब ले लें। जफर इस्लाम, प्रधानमंत्री ने पहले कहा था जान है तो जहान है, अब प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि जान भी और जहान भी। शायद इसी को लेकर सवाल उठा रहे राजीव त्यागी। जवाब दीजिए जफर इस्लाम। देखिए, हाँ मैं जवाब देता हूं। पहले तो ये बता दूं कि देखिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा, ये 31 जनवरी और 10 जनवरी जिसकी भी बातें करते हो, प्रधानमंत्री की प्रशंसा पूरे जो भी फैसले लिए, जो भी लॉकडाउन का फैसला लिया, कड़े फैसले लिए, वो सही टाइम पे लिए, इसलिए आज कंट्रोल में है सब कुछ। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि टेस्ट वेस्ट जितना भी है उसका रफ्तार बढ़ रहा है। देखिए नंबर ऑफ टेस्ट जो हर दिन बढ़ रहा है, सोर्सिंग जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं बहुत तेजी से। तीसरी बात जो है आर्थिक स्थिति पे जो बात है, देखिए उस पर जो है सरकार जो है पहले ऑलरेडी अपने संकेत दे चुकी है कि हम आर्थिक पैकेज लेकर आएंगे और उसके जो है उस चीज की जो अभी आकलन चल रहा है कि क्या करना चाहिए, इसलिए कि डायनामिक सिचुएशन है, सही से असेस करके सब चीजें करें। दो ही इकोनॉमीज जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज में चाइना और इंडिया, जिसको पॉजिटिव ग्रोथ इस साल भी दिखने जा रहा है 2% के आसपास, और आगे आने वाले दिनों में सबसे तेजी से अगर ग्रोथ होगा तो वह हिंदुस्तान में होगा और चाइना में होगा, ऐसे संकेत जो ग्लोबल एजेंसीज दे रहे हैं। बाकी आप दूसरे जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज इसमें सब देखिए नेगेटिव ग्रोथ है और मैसिव वहां पर प्रॉब्लम है। और साथ साथ ये बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि निवेश कम हुआ है, तो ऑल टाइम हाई जो देश आजाद हुआ है और पिछले साल जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो FDI हुआ है पूरे सबसे ज्यादा FDI पिछले साल में है, ऑल टाइम हाई है। तो ये भी आपको आंकड़े बताता हूँ और आपको एक और आंकड़े बताता हूँ कि जब आपकी सरकार थी, 10 साल की सरकार थी, 10 साल की सरकार में आपने $200 बिलियन का FDI लाया और हमने सिर्फ 5 साल में। राघव चड्ढा, जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं और कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसी जो तेजी से रफ्तार बढ़ रही है कोरोना केसेस का, इस पर सोनिया गांधी ने चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि पर्याप्त टेस्टिंग नहीं हो रही है।
हाँ, देखिए, ये एक कंसर्न है और केवल कांग्रेस पार्टी के नेता का है नहीं, मुझे लगता है हर व्यक्ति का है कि पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग करने की आवश्यकता है। अभी हमारे देश में टेस्टिंग एक अच्छे स्तर पे हो रही है, लेकिन जितनी टेस्टिंग हमें करनी चाहिए इस बीमारी से पूर्णतः लड़ने के लिए, वो शायद उस कगार पे अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। उसमें कई सामग्री की समस्या भी आई, समय समय पर कई चीजें आई, और मुझे लगता है बहुत जल्द हम सब एज अ कंट्री वहां पहुंचने जा रहे हैं। बहुत राज्य हैं जहां पर ठीक टेस्टिंग हो रही है। महाराष्ट्र में, जैसे मुंबई की आप बात करें, वहाँ धारावी का इलाका और इलाका, वहाँ पे ठीक टेस्टिंग हो रही है। केरल में टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली में बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। अब तो हम रैपिड किट्स के माध्यम से भी, पीसीआर टेस्ट के माध्यम से भी लगातार हजारों लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं, हॉटस्पॉट में कर रहे हैं, ऑपरेशन शील्ड लागू करके कर रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं, कुछ शहर अभी भी ऐसे हैं जहां पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग नहीं हो रही है। और ये बीमारी ऐसी है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आज से कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने एक पर्टिकुलर इलाके से 736 लोगों का सैंपल लेकर उसकी जांच करी। आपको जान के अचंभा होगा कि 726 में से 186 लोग संक्रमित पाए गए और 186 के 186 में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको इस बीमारी के लक्षण हो, यानी कि बिना लक्षण के भी उसके अंदर वायरस था और वो एक वायरस की कैरियर की तरह काम कर रहे थे जी। तो ये टेस्ट करने से मालूम होगा कि किसके अंदर वायरस प्रवेश कर चुका है। हो सकता है आपका शरीर ना टूटे, खांसी ना आए, बुखार ना हो, लेकिन फिर भी आप इस वायरस के शिकार हो सकते हैं और वो आपको शिकार नहीं करेगा, लेकिन आप जिन जिन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं वो उन तक वो वायरस पहुंच रहा है। इसीलिए एसिम्प्टोमेटिक जिसे कहते हैं, लक्षणहीन बीमारी वाले लोगों तक पहुंचने का केवल एकमात्र तौसीफ खान, बड़ा सवाल यह है, आईसीएमआर भी कह रहा है कि भारत की स्थिति दूसरे देशों से बेहतर है क्योंकि 130 करोड़ का देश है और जिस तरह से हमने अमेरिका में केसेस देख रहे हैं, स्पेन, इटली की तो हालत ही खराब है, अमेरिका की हालत खराब हो रही है, उस लिहाज से देखा जाए तो भारत ने काफी हद तक इस पर नियंत्रण पाया। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, अगर ऐसा बात है तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश होऊंगा, मेरे दिल से बहुत खुशी होगी ये बात अगर सच है कि भारत में स्थिति बहुत नियंत्रण में है। लेकिन इसमें एक डाउट मेरे माइंड में ये क्रिएट होता है कि हमने टेस्टिंग ही कितने की है जो हमें पता चल गया है कि कितने लोग कोरोना से अफेक्टेड है और कोरोना से अफेक्टेड नहीं है। मैं चाहता हूं कि खुदा करे कि ऐसा ना हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण हो, अफेक्टेड हो जाए, लेकिन हमें टेस्टिंग करना जरूरी है। तभी हम ये बात बिल्कुल पुख्ते क्लेम के साथ कह सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि भारत में स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन यूं ही हवाई बात कर देना, यह कहना सही नहीं होगा। अभी देखिए, जफर इस्लाम साहब कह रहे थे कि जी बोलिए आप। देखिए, हाँ, अभी जफर इस्लाम साहब कह रहे थे कि हमारे पैसा नहीं है, मंदी है। तो एक सवाल ये उठता है, अगर पैसा नहीं है, मंदी नहीं है, हमारे देश की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, क्या उससे वो इनकार कर सकते हैं? उन्होंने खुद बोला है, उनके खुद मंत्री ने बताया है कि पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में 5200 करोड़ रुपया खर्च हुआ है 2014-2015 से लेकर के 2018 दिसंबर। चलिए, इस पे जवाब लेंगे जफर इस्लाम से। राजीव त्यागी, एक आखिरी बात मैं आपसे भी करना चाहूंगा। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, तमाम हम कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं, तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं आपकी, जहां जहां सरकारें हैं, वो चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है और जिस तरह से होना चाहिए इस कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से लड़ने के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आपको लगता है कि अब टेस्टिंग की भी जहां तक बात है वो भी होना शुरू हो गई है? जो बात आपने कही है पंकज जी, इस टाइम पूरा देश एकजुट है, पूरे देश को एकजुट रहना भी चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, सभी ह्यूमन बीइंग हैं, सभी चाहते हैं कि क्या नाम उसका हम कोरोना से जीते हैं। लेकिन बात यह है कि जितनी टेस्टिंग हम करेंगे, WHO के जो चीफ है उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जितनी टेस्टिंग आप करेंगे उतना ही कोरोना से आप बेहतर लड़ पाएंगे। लॉकडाउन एक पैरामीटर है जिससे आप इसको कहना उसका थोड़ा सा कहना उसका रोक सकते हैं ज्यादा जल्दी फैलने से। उसके बाद तो आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। नहीं, टेस्टिंग किट में कभी महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा कि हमें और टेस्टिंग किट चाहिए, केंद्र सरकार से हम आग्रह करेंगे ज्यादा टेस्टिंग किट देने का काम करें। केंद्र सरकार, राजीव त्यागी, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आपका सवाल समझ गया, जफर इस्लाम ने भी सुन लिया होगा ये सवाल। जफर इस्लाम, जैसा कि बात राजीव त्यागी कर रहे हैं और तमाम देश भी ये कह रहे हैं, लॉकडाउन जो है कुछ हद तक रोक सकता है लेकिन टेस्टिंग बेहद ज्यादा जरूरी है, उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, उस पर जवाब चाहिए। देखिए, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे आईसीएमआर के और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एवरीडे जो 4 बजे होती है, तो आप इसे हम तेजी से
बढ़ते जा रहे हैं, जो नंबर ऑफ टेस्ट जो है, टेस्टिंग जो हो रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते जा रहे हैं। तो इस बात पे हमको कोई ये नहीं है कि आपत्ति के सुझाव दे रहे हैं, ये इस बात से और सहमति भी हमारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होना चाहिए और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं और उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसा राघव चड्ढा जी ने भी कहा कि जैसे जब शुरुआत हुई थी और आज में बहुत फर्क है, शायद नंबर लोग देख रहे होंगे, उनको पता चल रहा होगा और हर चीफ मिनिस्टर से स्वयं प्रधानमंत्री टच में है, गृह मंत्रालय से गृह मंत्री खुद स्वयं टच में, हर चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, रेगुलर इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो भी सुविधाएं को जरूरत पड़ती है, जो कोऑर्डिनेशन के साथ काम होना चाहिए वो काम हो रहा है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम बार बार एक ही बात बिल्कुल अच्छी बात आपने आखिर में कही है जफर इस्लाम की, राजनीति इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होने चाहिए क्योंकि वो अब ऐसी स्थिति में बेहद ज्यादा जरूरी है। आप सब मेहमानों का, जफर इस्लाम, राजीव त्यागी, राघव चड्ढा, तौसीफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से चर्चा करने के लिए आप सभी।